नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला, इस श्रृंखला में आज आपका विशिष्ट अभिनंदन और अभिवादन है, क्योंकि आज राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय गौरव का दिन भी है, जिसे हम हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। 14 सितंबर प्रतिवर्ष इस राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान कराने वाले, बोध कराने वाले गौरवशाली दिवस का उत्सव आयोजन हम समस्त प्रशासनिक कार्यालयों में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के तमाम कार्यालयों के जो उपखंड हैं उनमें, शैक्षिक संस्थानों में हम इस महत्वपूर्ण दिवस को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और हिंदी की महत्ता को हम एक बार फिर से याद करते हैं और आत्मसात करने का आह्वान भी करते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी का इतिहास यूं तो 1100 वर्षों का इतिहास है, लेकिन उसमें से 1000 साल का इतिहास कविता की भाषा का इतिहास है। इन 1100 वर्षों में से 1000 साल लगभग जो साहित्य सृजन हुआ, जो कविता सृजन हुआ, जो हिंदी की 18 बोलियों से सृजित हुआ, उसका एक बड़ा सशक्त, बड़ा सुदीर्घ इतिहास हमारे सामने मौजूद है। कहा जाता है कि साहित्य मानवीय संवेदनाओं का पोषक भी है, संरक्षक भी है और संवेदना शून्य किसी भी समाज और राष्ट्र का कभी अभिनंदन नहीं होता। इसलिए साहित्य की महत्ता को हम रेखांकित करते हुए हिंदी के माध्यम से ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और इसी तरह अन्य बोलियों में जो साहित्य लिखा गया उसको हम नमन करते हैं। किंतु जिस हिंदी की बात आज हम कर रहे हैं वह खड़ी बोली, जो कभी बोली थी, आज भाषा के रूप में स्थापित है और जिस तरह से ब्रज और अवधी ने विश्व स्तरीय उल्लेखनीय साहित्यकार, कालजयी रचनाएं हिंदी को दी हैं, उसी तरह आधुनिक युगीन हिंदी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय रचनाकार हमें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कालजयी जो महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उनमें वह महाकाव्यात्मकता स्पष्ट देखी जा सकती है। अमीर खुसरो से जिस खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत हुई थी, वह अनेक कारणों से गतिशील नहीं रह सकी, दक्षिणी हिंदी तक जाकर सीमित हो गई और जो मध्यकालीन भारत था उसमें राजकाज की भाषा पर्शियन, फारसी थी, क्योंकि वह मुगल काल था और कहा भी जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो जो राजसी समस्त कार्यों का निष्पादन है वह अनिवार्यतः पर्शियन में या फारसी में ही किया जाना था। उसके बाद अंग्रेज हम पर काबिज हुए, अंग्रेजी हम पर थोपी गई, तमाम भारतीय भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां थीं, किंतु वो साहित्य सृजन या केवल आंतरिक प्रशासन के निष्पादन के लिए प्रयोग में आती रहीं। केंद्र के साथ पत्र व्यवहार, तमाम तरह की प्रशासनिक गतिविधियां, उसमें मुगल काल में पर्शियन, फारसी में और अंग्रेजी काल में अंग्रेजी में उसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब हम आधुनिक युग में पहुंचे तो हमारे सामने यह बात बड़ी स्पष्ट थी कि विश्व के साथ यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है,
विश्व का मार्ग प्रशस्त करना है। अपनी ज्ञान संपदा, अपनी साहित्य संपदा, अपनी अध्यात्म संपदा, अपनी दार्शनिक संपदा आदि से अगर विश्व को परिचित कराना है, अवगत कराना है, तो उन सब को हम एक ऐसी भाषा में लाने का प्रयत्न करें जिसे दुनिया जान सके, समझ सके और हिंदुस्तान का, भारत का विश्व मंच पर वह भाषा प्रतिनिधित्व भी कर सके। इसी दृष्टि से हमने देखा कि हिंदी के जो पहले आधुनिक कालीन युग के प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने यह बात कही भी थी कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। तो निज भाषा ज्ञान के बिना हम अपने हृदय में जो शूल की चुभन है, कांटे की कसक है, उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए चहुमुखी बहुमुखी विकास यदि करना है तो हमें स्वभाषा में, राष्ट्र की भाषाओं में, निज भाषा में, मातृभाषा में हमें उसको आगे बढ़ाना होगा। इसलिए भारतेंदु ने यह भी कहा कि दुनिया के पास हम देखें जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान संपदा है, अंग्रेजी उसे तत्काल या अतिशीघ्र आत्मसात कर लेती है। इसीलिए वो कहते हैं अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। ख्वारी माने चिंता। तो हमारी सबकी चिंता उस जमाने में, उस युग में यह थी कि हम दुनिया की समस्याओं को, चुनौतियों को, मुद्दों को और जो भी विकास था, गति प्रगति थी, शोध आदि उपलब्धियां थीं, उनको हम अपनी भाषा में नहीं ला रहे थे। भारतेंदु ने 400 भाषा चिंतन के दोहे लिखे जो भारतेंदु सर्वस्व में मिलते भी हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग आया। हालांकि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, उन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में गद्य विधाओं का लेखन भी प्रारंभ किया। तो कविता का 1000 साल का जो इतिहास था वह धीरे धीरे गद्योन्मुख होने लगा। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया। भारतेंदु मंडल के कवियों ने निबंध, एकांकी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण आदि इन विधाओं में लिखना शुरू किया, यात्रा वृत्तांत आदि में लिखना शुरू किया और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का भी एक प्रबल आह्वान उन्होंने किया। भारतेंदु ने भी बहुत से अनुवाद किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संपादकत्व में आते ही उसके संपादक बने 1903 में, और उन्होंने आह्वान किया कि ये जो पारंपरिक विषय हैं इनको छोड़कर अब श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, प्रशस्ति, निरूपण, इनको नहीं, अब जरूरत है देश को अपनी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में हम उन तमाम मुद्दों को उद्घाटित करें, जैसे अनमेल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा या स्वातंत्र चेतना या बेरोजगारी, ऐसे विषयों को हम लाना प्रारंभ करें। इस तरह यह चेतना हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी की आगे बढ़ती हुई छायावाद तक पहुंची। छायावादी कवियों ने जो आधारशिला भारतेंदु ने रखी थी, जो विशाल विराट भवन महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के कवियों ने रखा था, बनाया था, उसकी साज सज्जा, उसे परिनिष्ठित, संशोधित, परिवर्धित, सुसज्जित करने का काम इस छायावादी युग के 4 कवि विशेष रूप से, जिसमें प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, निराला, महादेवी और पंत हैं, बच्चन आदि ने भी, रामकुमार वर्मा आदि ने भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभाई। नाटकों ने, एकांकी सृजन ने, उपन्यास कहानियों ने और इसी तरह अन्य गद्य विधाओं ने हिंदी भाषा को समृद्ध करना प्रारंभ किया। इसके बाद हिंदी को कंठहार बनाया, जन जन तक पहुंचाया मुंशी प्रेमचंद ने, जिनको हम कथा सम्राट कहते हैं। आप जानते हैं कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे थे, तिलस्म वाले, रहस्य वाले, जासूसी चेतना वाले, जिनका मंचन भी हमने टेलीविजन के धारावाहिकों में देखा, चंद्रकांता, संतति के रूप में या अन्य
इसी तरह की उन रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने, भारतवासियों ने हिंदी सीखी थी, हिंदी की ट्यूशन्स ली थी। उसी हिंदी को घर घर पहुंचाया मुंशी प्रेमचंद ने, जिन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, लेकिन उर्दू लेखन से उन्हें आत्मतोष नहीं हुआ और उन्हें लगा कि वो जन जन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी अनूदित रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, फिर मौलिक सृजन किया और इस तरह हिंदी को उन्होंने भारत की बड़ी लोकप्रिय और सशक्त भाषा बना दिया। मित्रों, जब हम आज़ाद हुए तो पहला संकट यही था कि किस भाषा में देश को चलाएं, क्योंकि विरासत में हमें कामकाज की दृष्टि से, शासन प्रशासन की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से या तो अंग्रेजी मिली थी या उससे पहले फारसी मिली थी। तो अंग्रेजी दाम मानसिकता ने पूरे भारत को आच्छादित कर लिया था और पठन पाठन की दृष्टि से, शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी ही अपना बोलबाला बनाए हुए थी। इसीलिए स्वतंत्रता के प्रारंभ में ही जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो पहला प्रश्न यही था कि किस भाषा में देश चलाएं। इस विवाद, इस डिबेट, इस चर्चा परिचर्चा को, इस विमर्श को अंजाम तक ले जाने में हमें 2 वर्ष लगे। कुछ मत विमत रहे, लेकिन अंततः एक भाषाई सर्वेक्षण के बाद यह निर्णय हुआ कि हिंदी ही केंद्र सरकार के समस्त कार्यों का निष्पादन करने वाली राजभाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार की राजभाषा, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी, उसका पद यह हिंदी को दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में, शिक्षा संस्थानों में, प्रशासन में, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में, कॉरपोरेट कल्चर में, सभी जगह हम इस दिवस को गरिमा के साथ आयोजित करते हैं। इस उत्सव को हम जगह जगह अलग अलग रूपों में, कहीं प्रतियोगिताओं के, हिंदी की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कहीं हिंदी के भाषण आदि के माध्यम से, कहीं हिंदी संबंधी गोष्ठी के माध्यम से, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की प्रेरणा की दृष्टि से हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आज परिवेश, परिस्थितियां और अपेक्षाएं हिंदी के नाम पर पढ़े पढ़ाए जाने वाले साहित्य के साथ साथ भाषिक अध्ययन तथा उसके व्यावहारिक या कामकाजी रूप को भी गंभीरता से विचारने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम जानते हैं कि इस देश की यह बड़ी भारी समस्या रही कि विषय विशेषज्ञ विषय का सृजन करते रहे, भाषा विशेषज्ञ भाषा की पंक्ति पर चलकर काम करते रहे, लेकिन विषय में और भाषा में, यानी अनुशासनों में और हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में कोई तालमेल नहीं बना, कोई ब्रिज, कोई पुल दोनों के बीच में नहीं बन सका। हालांकि इस पुल को बनाने के प्रावधान जब संविधान में हिंदी के प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो अंग्रेजी की बैसाखियां इसीलिए पकड़ी थीं कि जब तक हम हिंदी में आत्मनिर्भर ना हो जाएं, तब तक हम अंग्रेजी से काम चलाएं। यही कारण है कि उसका दुरुपयोग करते हुए हमने 75 वर्ष निकाल दिए। केवल हिंदी साहित्य की कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, डायरी, साक्षात्कार, आलोचना, समीक्षा, आत्मकथा आदि आदि अनेक विधाओं में लेखन, पठन यह सब होता रहा। किंतु दिन प्रतिदिन व्यावसायिक और प्रतियोगी हो रहे समाज और संसार में इससे काम नहीं चल रहा था। यह हृदय की संवेदनाओं की विधाएं तो थीं और संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए साहित्य की अनिवार्यता होती है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु भाषा को पेट से जोड़ने की, रोजी रोटी से जोड़ने की, कामकाज से जोड़ने की, व्यवसाय से, शिक्षण प्रशिक्षण से जोड़ने की आवश्यकता थी। इसीलिए हिंदी को हमने खड़ी बोली हिंदी के रूप में युद्ध स्तर पर अग्रसरित किया। नैतिक शिक्षा के विषय में विचार चिंतन जितना आवश्यक समझा जाता है, शिक्षा की नैतिकता के विषय में भी उतनी ही गंभीरता से विचार करना अब अनिवार्य बन गया है। किसी भी भाषा में लिखे जा रहे साहित्य पर तथा उसके पाठकों पर पुस्तक प्रकाशन की महंगाई ने, संचार माध्यमों की स्वैच्छिक
कार्यनीतियों ने और आज के मशीनी युग में दिन रात धनार्जन की भागदौड़ में लगे हुए ये जो समयाभाव के कारण हैं, इनसे निश्चित रूप से हिंदी की पठनीयता पर, भारतीय भाषाओं की पठनीयता पर, मातृभाषाओं के संरक्षण पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। आज जरूरत है कि दिन प्रतिदिन सीमित होते जा रहे रोजगार के अवसरों को कैसे उजागर किया जाए, हिंदी भाषा को, हिंदी समाज को उनसे कैसे जोड़ा जाए, इसके रास्ते तलाशे जाएं। इसलिए हिंदी समाज की लंबी उदासीनता, अकर्मण्यता का दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदी के प्रति रुचि रुझान रखने वाले विमुख होने लगे, उदासीन होने लगे। बच्चों के मनोमस्तिष्क में, अभिभावकों के मनोमस्तिष्क में यह बात घर करती चली गई कि अंग्रेजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हिंदी के प्रति उदासीनता बढ़ती चली गई और यही खतरा हमारी भाषाओं पर मंडराने लगा। प्रगति के अवसर, बहुत से आयाम, इनको खोलने के लिए हमें हिंदी के प्रबल पक्षधरों को आगे आना होगा। बच्चों को इन पब्लिक स्कूलों की जो अंग्रेजियत का शिकार होते हुए हम देख रहे हैं, उससे बचाना होगा। इसलिए हिंदी के और हिंदी वालों के प्रति, हिंदी के प्रयोक्ताओं के प्रति, हिंदी समाज के प्रति समाज में एक नकारात्मक उदासीनता जो है उसे दूर करना होगा। और यह जो हंसी उड़ाई जाती है तमाम हिंदी को लेकर, इसे रोकना होगा। प्रतियोगी समाज में अब धीरे धीरे जागृति आने लगी है। हिंदी के प्रति यह जो सौतेला व्यवहार था वह अब कुछ कुछ घटने और हटने लगा है। जब परिस्थितियां और अपेक्षाएं बाध्य करती हैं तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी सृजन, इन सब को अब रोजगार से जोड़ने का मन उत्कट इच्छा प्रकट करने लगता है। एक संकल्प पैदा होता है। शिक्षा और समाज के इस नवीन दृष्टिकोण ने शिक्षण और साहित्य का, प्रशिक्षण आदि का माध्यम मात्र कभी रहने वाली हिंदी भाषा के भाषिक अध्ययन विवेचन के साथ साथ उसके प्रयोग और व्यवहार मूलक द्वार भी खोलने प्रारंभ किए हैं। भाषा के कामकाजी रूपों पर, उसके व्यावहारिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक आयामों पर अब ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होने लगी है। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, व्यावसायिक संस्थाओं में, केंद्रों में हिंदी का प्रयोग अब होने लगा है। उस पर बल दिया जाने लगा है। समस्त कार्यालयों में कार्यों के निष्पादन को हिंदी में किए जाने और निपटान करने पर अब बहुत सी योजनाएं बनने लगी हैं। परिणामतः हिंदी राजकाज के समस्त कार्यों के निष्पादन का माध्यम बन रही है। कार्यालयी हिंदी के कई रूप तथा प्रकार उभर कर सामने आ रहे हैं। जन जन में संपर्क स्थापित करने वाली, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, प्रयोजन सिद्ध करने वाली भाषा के रूप में अब हम हिंदी के अनेक रूपों को देख रहे हैं। यही हिंदी अब सरकारी, अर्ध सरकारी, अनुदान प्राप्त, गैर सरकारी कार्यालयों में, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य, रेलवे, विधि, चिकित्सा, विज्ञान, पत्रकारिता, मनोरंजन, सिनेमा, विज्ञापन, दूरदर्शन आदि अनेक अनुशासनों और अनेक क्षेत्रों में हिंदी अब अपने पांव पसार रही है। हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो मूलतः तो वह एक ही है, किंतु अनुप्रयोग धर्मिता और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से उसमें पर्याप्त वैविध्य भी आता है। विभिन्न रूपों, स्तरों और भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नामों को हम देख पाते हैं। बहुत सी विविधता अनुशासन के साथ जुड़कर हमारे समक्ष आती है। हर आधुनिक भाषा की ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में यह एक अहम भूमिका होती भी है। विज्ञान की भाषा या विधि आदि की साहित्येतर क्षेत्रों की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु सत्य बात यह है कि कोई भाषा न तो कठिन होती है न सरल होती है। भाषा केवल परिचित होती है या अपरिचित होती है। जो भाषा हमें नहीं आती वह हमें कठिन प्रतीत होती है। जिस भाषा को हम सीखना पढ़ना नहीं चाहते, जिसकी पठनीयता नहीं है, जिसकी लेखन क्षमता कम हो गई है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन चारों कंपोनेंट्स, इन चारों चरणों को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो कठिन लगेगी।
इसकी शब्दावली जो पारिभाषिक शब्दावली है, अवधारणात्मक शब्दावली है, वह भी महत्वपूर्ण है। संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, व्यवहारमूलक, मानक हिंदी भाषा, ऐसे तमाम रूपों में हम हिंदी को आज देख पा रहे हैं। राजभाषा हिंदी भी संपर्क भाषा हिंदी का ही एक औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसका उल्लेख संविधान में विस्तार से किया भी गया है, और उसी सब को स्मरण करते हुए, उनके प्रति नमन करते हुए हम 14 सितंबर का विधिवत आयोजन करते हैं। उसे एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बनाकर हम उसमें भागीदारी निभाते हैं। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, इसलिए हम मातृभाषा को, भारत की अनेक मातृभाषाएं हैं, भारत की अनेक भाषाएं हैं, और केंद्र सरकार की एक राजभाषा हिंदी, जिसको आज हमें उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए समस्त कार्यालयों से जोड़ने की आवश्यकता है। विधान मंडलों में, संसद के अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में उन सब से जोड़ने वाली भाषा, देश के कानून की भाषा है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को अभिलेखों के स्तर पर अनुवाद आदि के माध्यम से जोड़ने वाली भाषा है। अतः राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है, और इसीलिए इसकी शब्दावली भी सामान्य बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है, वह बनाई जाती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमिका सन 1961 से लगातार निभा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न कार्यालयों की भाषा इसकी भाषा से, जो सामान्य भाषा है, उससे अलग होती है, और हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया जाता है। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों में हम आवश्यक जो बहुत ही मानक पारिभाषिक शब्द हैं, उनका निर्माण करते हुए शासन प्रशासन में हिंदी के अनुप्रयोग को बढ़ाने का उपक्रम करते हैं। तो मित्रों, हिंदी दिवस वास्तव में एक बड़ी उद्देश्य योजना के साथ मनाया जाता है। उसी उद्देश्य योजना को स्मरण करते हुए हम इसके आयोजन से जुड़ते हैं। अभी इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।